बच्चों हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर बच्चों 5। क्वेश्चन नंबर 5 को कराने से पहले बच्चों मैं बात करूंगा अभाज्य गुणनखंड और प्राइम फैक्टर की। अभाज्य गुणनखंड और प्राइम फैक्टर की, ठीक है बच्चों। बात करते हैं प्राइम नंबर, जानते हो प्राइम नंबर की अगर हम बात करें पहले, या अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या की अगर बच्चों हम बात करें तो अभाज्य नंबर या प्राइम संख्याएं बच्चों क्या होती हैं। तो बच्चों क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 13, 17 बच्चों, 19, बच्चों 23, फिर 29, फिर 31। ये बच्चों आपकी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों। अब इनकी खास बात क्या होती है कि इनके केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं। एक तो होता है 1 और एक होता है वो नंबर खुद, एक होता है 1 और एक होता है वो नंबर खुद। एक इस तरह से समझते हैं। दूसरा हम इसको इस तरह से समझते हैं कि वो नंबर जिनमें एक का भाग जाए और खुद का भाग जाए और किसी का भी भाग ना जाए, वो नंबर जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जाए और खुद का भाग जाए, वो सारी संख्याएं बच्चों अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर होते हैं। ये बात बच्चों आपके समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों मैं एक बात और बता रहा हूं कि अभाज्य संख्या, अच्छा भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर जिनमें बच्चों एक का भाग चला जाए, उस संख्या खुद का भाग चला जाए और किसी तीसरे नंबर का और भाग चला जाए, कम से कम 3 का चला जाए, ज्यादा से ज्यादा कितनों का भी भाग चला जाए, ठीक है, वो संख्या बच्चों भाज्य संख्या होती है। शुरुआत कहां से होगी बच्चों? 4 से। 4 में बच्चों आप देखोगे तो 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा। 1 का जा रहा है, खुद का जा रहा है और अलग संख्या का भी जा रहा है। 4 के बाद बच्चों 6 होगी। 6 में बच्चों 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 6 का भी जाएगा। अब देखो बच्चों 1 का जा रहा है, खुद का भाग जा रहा है और ये संख्या 6 में 2 से भी भाग जाता है और ये संख्या 6 में 3 से भी भाग जाता है। तो बच्चों ये 4 जो है, 4 ये भाज्य संख्या है और 6 जो है बच्चों ये भी भाज्य संख्या है। इसी तरीके से आगे भी चलती चली जाती है। अब बच्चों मैं एक बात आपसे और करने जा रहा हूं कि कोई भी नंबर है उसके अभाज्य गुणनखंड कैसी शक्ल में होते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा बच्चों 36 के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो क्या आएंगे बच्चों? आप करेंगे कुछ इस तरह, 36 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे, इस तरह से आप इसमें 2 से भाग करेंगे तो बच्चों 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 निम 18, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। ये बच्चों तो आप कहेंगे कि 36 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब बच्चों आप एक बात देखो, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अगर अभाज्य गुणनखंड के अंदर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के अंदर बच्चों यदि 2 आए और 5 आए तब बच्चों लास्ट में 0 जरूर आएगा। अगर मैं यहीं पर ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी है संख्याएं, अगर मैं इसमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 के साथ अगर 1 गुणा 5 कर दूं, अभी बच्चों मैं इनका गुणा करूं, इनका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, अगर इनका गुणा करूं तो बच्चों 36 आएगा। लेकिन बच्चों जब मैंने इसमें 5 का गुणा और कर दिया, मतलब 2 भी है इसमें और 5 भी है, तो बच्चों अब लास्ट में 0 जरूर आएगा। ये बात आपको इंपॉर्टेंट समझनी है। और यदि अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 180 आएगा। आप देख रहे हैं कि लास्ट में ये संख्या कहां पर समाप्त हो रही है? ये संख्या 0 पर समाप्त हो रही है। ये संख्या समाप्त कहां हो रही है? 0 पर। संख्या 0 पर समाप्त होगी तो जरूरी यह है कि उसके गुणनखंड में, उसके अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 और 5 का होना जरूरी है। अगर अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 और 5 नहीं है तो वो संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। यहां तक बच्चों ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसी से आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। अब बच्चों आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त होगा। जैसे 6 की पावर n है, ये n, और n क्या है बच्चों? n नेचुरल नंबर है। n बच्चों नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ... n बच्चों प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि 6 की मैं पावर 1 रखूं या 2 रखूं या कोई ऐसा नंबर है जो यहां 6 के ऊपर n की जगह रखने पर, कोई ऐसा इनमें से नंबर है कि इनमें से कोई नंबर n की जगह 6 के ऊपर n की जगह रखने पर जो आए फाइनल रिजल्ट, उसमें जो
संख्या समाप्त हो रही हो वो जीरो पर समाप्त हो रही हो। कैसे, जरा समझते हैं। जैसे 6 की पावर हमने 1 n को कहा 1 है, 1 कहा n को, तो 6 आ जाएगा। अगर मैंने कहा कि 6 की पावर 2 है तो 6 इंटू 6 बच्चों 36 आ जाएगा। तो ये संख्या किस पर समाप्त हुई? ये जो 6 की पावर 2 था, 6 की पावर 2 था, वो किस पर समाप्त हुआ? वो 6 पर समाप्त हुआ। 6 की पावर बच्चों 3 आएगा। अगर 6 की पावर n की जगह 3 कर दूं तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो बच्चों ये हो जाएगा 216। अब ये जो नंबर है ये किस अंक पर समाप्त हुआ? ये 6 पर, 6 डिजिट पर समाप्त हुआ। क्या 0 पर समाप्त हुआ? क्या यहां 0 पर समाप्त हुआ? अब आप सोचो, क्या ये नंबर 6 की पावर 3, अब यहां 4 करेंगे। अब यहां बच्चों 4 करेंगे, समझा रहा हूं, करना नहीं है कुछ भी। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे। अब बच्चों आप सोचो कि ये आपका 216 आ गया था, इतना। अब इसमें मल्टीप्लाई 6 का ही तो और करोगे आप, इतने का मल्टीप्लाई किया था तो वो तो 216 आ गया था। अब 6 का मल्टीप्लाई, एक और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। अब आप जब भी यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी नंबर आए, कितनी भी डिजिट का नंबर आए, 6 6 36, लास्ट में तो बच्चों 6 ही आएगा। मतलब जो नंबर समाप्त हो रहा है वो किस डिजिट पर, किस अंक पर समाप्त हो रहा है? 6 पर समाप्त हो रहा है, 0 पर तो समाप्त नहीं हो रहा। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी नंबर को 0 पर समाप्त होने के लिए n इतना जिम्मेदार नहीं है। n तो जिम्मेदार है ही नहीं, n कुछ भी रखो वो जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आपने 6 की पावर n लिखा। जो 6 है, अगर इसके फैक्टर के अंदर 2 इंटू 5 आ रहा होता, अगर इसके फैक्टर के अंदर 2 इंटू 5 आ रहा होता, मतलब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, इस तरीके से आ रहा होता। यही तो बात मैंने समझाई थी कि किसी नंबर के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 होगा, अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 होगा तो वो नंबर 0 पर एंड होता है, बच्चों। बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आनी चाहिए बच्चों। तो बच्चों ये जो मैं पैटर्न आपको दिखा रहा था, समझा रहा था, इसी पैटर्न से भी आपको समझ में आ गया कि 6 की पावर n मतलब 6 की कोई भी पावर रखने से जो नंबर है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना? ये आपके यहीं से समझ में आ गई। फिर मैंने आपको ये लॉजिक भी समझाया जो इससे पहले मैं समझा ही रहा था, ये कि अगर किसी नंबर कोई भी नंबर की पावर सॉल्व करने के बाद 0 पर एंड हो, 0 पर समाप्त हो, उसके लिए जरूरी है कि नंबर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। बस हमें अपने आंसर में यही लिख देना बस। तो बच्चों जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि जो 6 की पावर बच्चों n है, इसमें जो ये अंदर है, ये जो बेस है, इस बेस के फैक्टर में, इस बेस के, ये बेस है, ये पावर है, बेस के मतलब आधार के अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 और 5 का होना जरूरी है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो 2 गुणा 3 की पावर n कह सकता हूं। तो बच्चों आधार जो है उसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, इसलिए बच्चों इसका एंड, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा, ठीक है ना, उसका कोई भी n रख दो, लेकिन वो नंबर समाप्त कभी 0 पर नहीं होगा, क्योंकि फैक्टर में 2 गुणा 3 है। फैक्टर में क्या होना चाहिए था? अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए था? 2 गुणा 5 होना चाहिए था बच्चों। बात समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों 6n के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 6n के अभाज्य गुणनखंड 6 की पावर n के बच्चों 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहे हैं? 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n ये हो रही है। जबकि प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त हो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n होंगे। बात खत्म। एग्जाम में आपको बस इतना और इस तरह लिखकर आना होगा। अतः 6 की पावर n 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी।